सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था पी वेव की एबनॉर्मलिटीज, क्यू वेव की एंड आर वेव की एबनॉर्मलिटीज अपन ने कवर कर ली थी। अब अपन बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की एबनॉर्मलिटीज। देखिए, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता है कि नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस वजह से बनता है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन की वजह से बनता है। अब अपन उसकी एबनॉर्मलिटीज की बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, ये देखिए, ये आपका नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो इस नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो है नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है, नॉर्मल हाइट कितनी होती है, मतलब एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो ये सब चीजें इसकी क्या होगी, नॉर्मल चीजें। अब अगर मान लीजिए अगर इससे ज्यादा हाइट हो जाए, ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगी, एबनॉर्मलिटी। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो हो जाए, बिल्कुल सिकुड़ जाए, तो क्या उसकी एक ये क्या होगी, एबनॉर्मलिटी होगी। उसके अलावा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए, वाइड हो जाए, ठीक है, ब्रॉड हो जाए, तो वो भी क्या होगी इसकी एबनॉर्मलिटी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह स्मॉल हो जाए, तो वो भी क्या हो गई, इसकी एबनॉर्मलिटीज हो गई। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की और भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज है और उनके होने के कारण क्या है, ठीक है, कौन सी एबनॉर्मलिटी किस कारण की वजह से हो रही है, किस डिजीज की वजह से हो रही है, तो वो आज इस टॉपिक के अंदर अपन कवर करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो आपको ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन एबनॉर्मलिटीज होता क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की एबनॉर्मलिटीज में सबसे पहले अपन बात करते हैं हाई वोल्टेज। देखिए, हाई वोल्टेज का मतलब क्या है, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो है एम्पलीट्यूड जो है या फिर हाइट जो है वो ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, कहने का मतलब जो उनकी जो एम्पलीट्यूड है, ये अपनी आर वेव है एंड ये एस वेव है, इनकी जो हाइट है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या फिर हाई वोल्टेज कॉम्प्लेक्स। तो हाई वोल्टेज जो है इसकी फर्स्ट एबनॉर्मलिटी है। इसके अलावा दूसरी एबनॉर्मलिटी क्या है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, लो वोल्टेज। मतलब आपको पता है कि नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, एग्जांपल लीजिए इतनी शेप का, अगर मैं बोलूं इससे ज्यादा बड़ा हो गया तो हाई वोल्टेज, अगर इससे ज्यादा छोटा हो गया तो लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज, दूसरी क्या है, लो वोल्टेज, तीसरी चीज क्या है, वाइड कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको नॉर्मल पता है कितनी रहती है डिस्टेंस, 0.06 टू 0.10 सेकेंड, अगर 0.12 सेकेंड से ज्यादा हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, वाइड हो सकता है। कहने मतलब इसे समझिए भाई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नॉर्मल चीज आपको पता है। तो अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से ज्यादा बड़ा हुआ तो हाई वोल्टेज, अगर का छोटा हुआ तो लो वोल्टेज, अगर वाइड हुआ तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा क्या हो सकता है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अलग अलग शेप का या अलग प्रकार का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, उसके अलावा क्या है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हुआ है, अगर नैरो हो रहा है तो टोटल 5 टाइप की एबनॉर्मलिटीज जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की हो सकती है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से अपनी हाई वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो हाई वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जैसे मैंने बताया कि अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड या फिर हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसकी क्या क्या एबनॉर्मलिटी, मतलब उसके क्या क्या कारण है, उसके कॉज क्या है। तो पहला कॉज है थिन चेस्ट वॉल, मतलब कि पतली चेस्ट वॉल का मतलब है जो लोग पतले रहते हैं उनकी जो है, ये देखिए सबसे नॉर्मल कॉज है, ये मेनली सबके देखने को मिलता है। अगर कोई बहुत पतला इंसान है तो उसके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वोल्टेज ज्यादा देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है, देखिए नॉर्मल पेशेंट के अंदर, एग्जांपल लीजिए ये आपका नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे जो लोग पतले रहते हैं, तो आपको पता है ये जैसे उसकी चेस्ट वॉल है, अगर किसी की चेस्ट वॉल जो है वो मोटी है, आई मीन अगर कोई पेशेंट जो है या कोई भी पर्सन जो है वो थिक है, मोटा है थोड़ा सा, तो जो इलेक्ट्रोड आप लगाएंगे और यहाँ पे जैसे आपका हार्ट है तो उनके बीच में डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये इस डिस्टेंस, जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चली उसको कम कैच कर पाएगा। अब सेम चीज यहाँ देखिए कि अगर कोई पतला इंसान है, उसका हार्ट है और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, तो हार्ट और जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। तो जितना कम डिस्टेंस उतना अच्छे से ये रिकॉर्ड कर पाएंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है अपना, ये इलेक्ट्रोड उतना अच्छे से कैच कर पाएगा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को, जिस वजह से जितना ज्यादा कैच कर पाएगा, जितना ज्यादा रिकॉर्ड कर पाएगा, उतनी बड़ी आपको ईसीजी के अंदर वेव्स देखने को मिलेगी। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है आपको वो टॉल देखने को मिलेंगे, एम्पलीट्यूड जो है वेव्स का वो क्या है, बढ़ जाएगा। तो सबसे मेन कारण है, सबसे कॉमन कारण है थिन चेस्ट वॉल। तो जो लोग पतले रहते हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हाई वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या होती है। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल है उसकी थिकनेस बढ़ गई है। मतलब मसल जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की ये मोटी हो गई है। अब ये जितनी ज्यादा थिक मसल, ये देखिए ये आपकी मसल है लेफ्ट वेंट्रिकल की,
ठीक है। अब जितनी ज्यादा मोटी लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल, उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा रखा है V6, V5 एंड V6, ठीक है। तो जैसे ही जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ये मायोकार्डियम जनरेट करेगी और फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा वेक्टर्स और बड़े वेक्टर्स जो है किन की तरफ जाएंगे, इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ, ठीक है। और जितनी इनके, जैसे आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है अगर किसी इलेक्ट्रोड के पास जा रही है तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो आपको जो वेव्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। मतलब शॉर्ट सम में समझिए, शॉर्ट में, कि अगर मसल थिकनेस ज्यादा, ठीक है, सेल की साइज ज्यादा मोटी होगी, जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लगेगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा बड़ा आपको ईसीजी में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दोनों के अंदर जो है आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की हाइट जो है टॉल देखने को मिलेगी, बस लीड्स जो है वो चेंज हो जाएगी आपकी। क्या देखिए, आपको V6 और V5 है वो कहाँ लगती है, लेफ्ट साइड में, एंड V1 V2 कहाँ लगती है, राइट साइड में, ठीक। ये है आपकी V1, ये है V2। अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी तो आपको आर वेव किसमें दिखेगी, V1 एंड V2। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी तो किसमें दिखेगी, V5 एंड V6। तो बस ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो आर वेव की जो हाइट है, मतलब आर वेव जो है वो आपको V5 V6 में अगर टॉल दिख रही है, इसका मतलब क्या है, उसके लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और अगर V1 V2 में दिख रही है तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो दोनों के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है टॉल देखने को मिलेगा, एम्पलीट्यूड उसका बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया, क्योंकि मसल मास बढ़ने की वजह से आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं WPW सिंड्रोम की, ठीक है। WPW सिंड्रोम क्या होता है, WPW सिंड्रोम का मतलब है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। देखिए, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का मतलब है आपको यह समझना है, नॉर्मल हार्ट की अगर अपन बात करें, ठीक है, नॉर्मल हार्ट के अंदर क्या होता है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद में किसको देता है, अपनी एवी नोड को। एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, देन बंडल ब्रांचेस एंड वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल के पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाती है और वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कनेक्शन है, एवी नोड, ठीक है। एवी नोड के थ्रू ही पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जा रही है वेंट्रिकल के पास। अब अगर एट्रिया से जो है डायरेक्टली कनेक्शन जो है अगर वेंट्रिकल के पास हो, मतलब हार्ट के अंदर क्या है, एक एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे बन जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे, ठीक है। यहां से क्या होता है, एट्रिया से जो सीधा किसको कनेक्ट कर देता है, वेंट्रिकल को। तो एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके पास चली जाती है, वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल जो है, अब यहाँ पे आपको समझना है, जब एसए नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एवी नोड के पास जाती है, देन बंडल ऑफ हिज, देन पुरकिंजे फाइबर्स और वेंट्रिकल। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसए नोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो सीधी किसके पास जा रही है, वेंट्रिकल्स के पास। कंडक्शन पाथवे को क्या कर रही है, बाईपास कर रही है, मतलब इसके थ्रू नहीं जा रही, डायरेक्टली जा रही है। जिससे क्या होगा, वेंट्रिकल्स थोड़ा सा जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, अब क्योंकि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है। देखिए यहाँ समझिए, ऐसे नोड से जाती है तो एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज, और पूरे वेंट्रिकल के अंदर, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर बराबरली फैल जाती है, ठीक है। और पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करता है, दोनों वेंट्रिकल्स। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट्रिया से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो सीधी वेंट्रिकल के पास आ रही है, पर सिर्फ एक वेंट्रिकल के पास आ रही है। तो जिस वेंट्रिकल के पास आएगी वो थोड़ा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और क्योंकि दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट जल्दी होने की वजह से क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, अब यहाँ समझना आपको, ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है वो है ए। एग्जांपल लीजिए, ए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है एवी नोड के पास गई, बंडल ऑफ हिज के पास गई और पुरकिंजे फाइबर्स के पास गई, ठीक है। ये काम है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये है बी, ठीक है, एक्स्ट्रा है ये। तो ये बी वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये सीधी किसके पास चली जाएगी, वेंट्रिकल्स के पास। अब वेंट्रिकल्स थोड़ा सा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि बी वाली पहले पहुंच गई। देन उसके बाद में कौन सी आ रही है, ए। तो बी वाली काम करती रहेगी, उसके बाद में ए भी आ जाएगी। तो क्या होगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हाई वोल्टेज हो जाएगा, कहने मतलब। और इंक्रीज होने की वजह से अपन उसको क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज। तो WPW सिंड्रोम के अंदर भी आपको जो है क्या देखने को मिलता है, हाई वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंडक्शन पाथवे बन जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। और जो ये कंडक्शन पाथवे बनता है इसको अपन कहते हैं बंडल ऑफ जेम्स, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, सॉरी, बंडल ऑफ केंट। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ केंट कहते हैं इसको, ठीक है।
तो बंडल ऑफ केंट जो है एक एक्स्ट्रा कंडक्शन पाथवे बन जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। ये क्या काम करता है, एट्रिया और वेंट्रिकल को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है, जिससे वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, और जल्दी एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलरली हो जाता है। जो दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब जो उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, ठीक है। इनकरेक्ट कैलिब्रेशन का मतलब क्या है भाई, जब भी आप ईसीजी देखेंगे तो ईसीजी मशीन के अंदर एक कैलिब्रेशन का पॉइंट आता है, ठीक, जिसमें क्या होता है वोल्टेज फिक्स रहता है कि आपके 10 mm पर एमवी, मतलब 1 MV बराबर 10 mm। जब भी आप ईसीजी करेंगे तो आप एक चीज देखना, आपका कैलिब्रेशन जो है वो फिक्स रहता है। कितना रहता है, 1 MV इज इक्वल टू 10 mm। पर क्या होता है कि गलती से या किसी टेक्निकल एरर से या फिर अपनी वजह से या किसी भी कारण की वजह से अगर ये जो है कैलिब्रेशन आपका वो बढ़ गया है, मतलब ये कितना हो गया है 20 mm, 1 MV इज इक्वल टू 20 mm, तो क्या होगा कि आपके जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वगैरह है वो ऑटोमेटिकली उनकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कैलिब्रेशन का काम क्या है पहले आपको ये समझना है। समझिए जब भी आप ईसीजी करेंगे तो आपको एक ऐसा बॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके आगे से आपकी वेव स्टार्ट होती है, ये आपकी वेव्स है। अब इस वेव में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी नॉर्मल इसका जो कैलिब्रेशन है वो है 10 mm पर एमवी, 10 mm पर एमवी, ये इसका नॉर्मल कैलिब्रेशन है, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा जूम करके देखना है, यही आपको अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा, बहुत छोटे छोटे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो उसको जूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो 10 mm है इसको आप कर देंगे 20 mm। जैसे आप मशीन में ऑप्शन आता है, तो जैसे आप 20 mm करेंगे तो आपकी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसकी हाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो वेव्स है, इस सारी वेव्स की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, यानी मतलब ये थोड़े से जूम हो जाएंगे। अगर मान के चलो ज्यादा है तो आप इसको अगर 5 कर देंगे, 10 की जगह 5 कर देंगे, तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो थोड़े और ज्यादा स्मॉल हो जाएंगे। तो जो कैलिब्रेशन का काम क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को जूम या फिर छोटे करने के लिए अपन इसको यूज में लेते हैं। पर यहाँ पे अगर गलत से अपन से कैलिब्रेशन ज्यादा हो जाए, गलती से 20 mm हो जाए, तो क्या हो सकता है आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और अपन इसको गलत डायग्नोज कर लेंगे। मतलब पेशेंट के जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहेगा नॉर्मल, पर वो अपन को बड़ा देखने को मिलेगा, पर वो पेशेंट की दिक्कत कुछ नहीं होगी, वो नॉर्मल ही रहेगा। आई बात समझ में, ये अपनी गलती की वजह से जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा देखने को मिल सकता है। तो इनकरेक्ट कैलिब्रेशन की वजह से भी आपको हाई वोल्टेज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखिए पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या है, पोस्टीरियर एमआई जो होती है, मतलब कि पोस्टीरियर वॉल है हार्ट के अंदर, जो है पोस्टीरियर साइड की जो वॉल रहती है, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपका ये हार्ट है, हार्ट का जो पिछला वाला भाग है पोस्टीरियर वॉल जो है, अगर उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या होगा। यहां समझिए, एग्जांपल लीजिए, पीछे वाली दीवार है पीछे की, तो इसके अंदर आ गया अटैक, तो इनके अटैक आने के मतलब ये इंटीरियर है एंड ये पोस्टीरियर है, एग्जांपल लीजिए। तो यहाँ पे ये पोस्टीरियर वॉल है, इसके अंदर आ गया अटैक, मतलब ये हो चुकी है डेड। तो डेड होने के कारण आप इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगाते हैं, आगे की तरफ एंटीरियर साइड में। भाई जब इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, हार्ट के आगे की तरफ, तो एंटीरियर पार्ट में, तो आगे की तरफ आप इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है वो क्या है, डेड हो चुका है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है आपके पोस्टीरियर वॉल की तरफ जाएगी, पर पोस्टीरियर वॉल क्या है, डेड है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही, तो जो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। कैसे हो जाएगी, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर वॉल के अंदर कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जो पीछे की जो सेल्स है जो मर चुकी है वो तो काम नहीं करेगी, पर जो बची कुछ सेल्स है वो आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा, एंटीरियर साइड में, ठीक है। पहले डायरेक्शन कैसा था, इस डायरेक्शन पर अब वो इधर की तरफ हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जैसे आपने V1 V2 V3 यहाँ पे लगा रखी है, तो जो एंटीरियर लीड्स है उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, टॉल आर वेव देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे पॉइंट है थोड़ा सा, आपको पता है कि कोई भी लेयर जब है डेड हो जाती है, ठीक है, तो ईसीजी के अंदर उस एरिया की जो भी लीड है उसके अंदर आपको क्यू वेव देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, क्यू वेव। पैथोलॉजिकल क्यू वेव अपन ने पढ़ी है, लास्ट टॉपिक था उसमें आपको ध्यान से समझाया था मैंने कि भाई पैथोलॉजिकल क्यू वेव कैसे बनती है। तो यहाँ पे क्या है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव बनती है। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, किसी के एंटीरियर पार्ट के अंदर अटैक आएगा, ठीक है, अगर डेड हो जाएगी सेल्स, तो उसकी पैथोलॉजिकल क्यू वेव बनेगी किसके अंदर, V1 V2 V3 एंड V4 के अंदर। पर यहाँ पे किसके अंदर आ रहा है, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर तो क्या बनेगी, क्यू वेव। और पोस्टीरियर के जस्ट अपोजिट क्या रहता है, एंटीरियर, तो उसकी जस्ट अपोजिट मिरर इमेज अपने को किसमें देखने को मिलेगी, एंटीरियर लीड्स में। मतलब अगर V1 के अंदर और V2 के अंदर अगर क्यू वेव है तो इसके अंदर बनेगी आर वेव,
ठीक है। यहाँ पे अगर आपको जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिख रहा है तो इनमें क्या दिखेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, मतलब जस्ट उसका उल्टा। तो पोस्टीरियर के अंदर अगर क्यू वेव दिख रही है तो एंटीरियर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, आर वेव। कैसे, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो V1 से लेके V4 के अंदर आपको जो है टॉल आर वेव देखने को मिलेगी, और टॉल आर वेव अगर देखने को मिलती है तो वो क्या इंडिकेट करेगी, पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा भाई हाई वोल्टेज अगर क्यू आर V1 से लेके V4 के अंदर आपको आर वेव दिख रही है तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा भाई पेशेंट के क्या है, हाई वोल्टेज है और उसके कॉज क्या है, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये आपको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है 5 नंबर में या 10 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो वोल्टेज है, ठीक है, जो उनका एम्पलीट्यूड है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वो कम हो जाए, लो हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, लो कब बोलते हैं, अगर 5 mm से कम है किन के अंदर, लिम्ब लीड्स के अंदर। ठीक है, तो और अगर 10 mm से कम है चेस्ट लीड्स के अंदर, तो मतलब अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन है या उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका एम्पलीट्यूड जो है अगर 5 mm से कम हो जाता है लिम्ब लीड्स के अंदर और 10 mm से कम है चेस्ट लीड्स के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। लो वोल्टेज होने का कारण क्या है, लो वोल्टेज का पहला कारण अपन बात करें तो वो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या है कि जो पेरिकार्डियम लेयर है हार्ट की, ये हार्ट की जो बाहर वाली लेयर रहती है इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम लेयर के अंदर क्या बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है कि इसका फ्लूइड का अमाउंट रहता है 15 से 50 ml नॉर्मल हार्ट के अंदर। पर अगर इससे ज्यादा हो जाए तो अब ये एबनॉर्मल फ्लूइड जो जमा हो चुका है ये किस वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, बहुत से कारण की वजह से ये फ्लूइड जमा हो सकता है। तो फ्लूइड भरने की वजह से क्या होगा, जैसे आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो हार्ट और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रोड से वो ज्यादा कम जो कैच कम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको कम कैच कर पाएंगे, और जितनी कम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये कैच करेंगे उतने छोटे छोटे आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैच करने की वजह से आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत स्मॉल देखने को मिलते हैं और लो वोल्टेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से। मोटापे की वजह से क्या होगा भाई, हार्ट के जैसे आपकी ये चेस्ट वॉल है और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, आपकी चेस्ट वॉल है, ये आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं यहाँ पे, और जो चेस्ट वॉल है वो थिक है, क्यों, क्योंकि पेशेंट क्या है, मोटा है। तो थिक होने की वजह से अब जैसे यहाँ पे आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही तो हार्ट और इस इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस क्या है, बढ़ गया। तो ये इलेक्ट्रोड है ये कम कैच कर पाएगा क्योंकि डिस्टेंस है जो बढ़ गया, मतलब मोटे लोग हैं तो इनके बीच में फैट की लेयर बन जाती है, चर्बी बढ़ जाती है। ओबेसिटी मतलब क्या, मोटापा। मोटापे में क्या होता है, फैट या जो है चर्बी बढ़ जाती है पेशेंट की। तो चर्बी की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है वो कम कैच कर पाएगा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, और जितना कम कैच करेगा उतने छोटे छोटे आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। तो आप कभी भी नोटिस करना, जब भी जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत फैट वाले जो लोग होते हैं उनके क्या होता है कि आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत स्मॉल देखने को मिलते हैं, लो वोल्टेज ईसीजी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब जो लंग्स है, तो लंग्स के चारों तरफ की जो लेयर रहती है, ठीक है, सराउंडिंग लेयर रहती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल लेयर। तो उस प्लूरल लेयर के अंदर भी क्या है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, अपन लंग्स की बात करते हैं, इस लंग्स के चारों तरफ भी क्या रहता है, ये है अपना प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो इस फ्लूइड का भी अगर अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जैसे अपन इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड हार्ट और इस फ्लूइड के भरने की वजह से क्या होगा, हार्ट और लंग्स के बीच में, सॉरी इलेक्ट्रोड के बीच में, ये अपना इलेक्ट्रोड और हार्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोड कम कैच कर पाएगा, कम कैच करने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्मॉल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, यहाँ पे आप इसको तोड़ना है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो मतलब मायोकार्डियम, और पैथी मींस डिजीज, मतलब हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर क्या हो रही है, डिजीज हो रही है। तो हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर क्या डिजीज हो सकती है, अगर हार्ट की मायोकार्डियम क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, मतलब कि इनलार्ज हो जाए, चैम्बर जो है आपका, ये एग्जांपल लीजिए, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, ये अगर, और ये है अपना लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, एग्जांपल ये इनलार्ज हो गया, चैम्बर जो है ये दोनों बड़े हो गए। बड़े हो गए तो क्या होगा कि जो लेयर है वो पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी। भाई इतना बड़ा चेंबर, एग्जांपल लीजिए बलून है, बलून के अंदर 5 लीटर ब्लड आता है, अगर आपने 7 लीटर या 8 लीटर डाल दिया तो चेंबर क्या हो गया, वो इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। तो चेंबर बड़ा हो गया तो जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी और स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी।
तो जब जैसे आप इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, अब क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है लेयर के स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करने की जो क्षमता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम जनरेट होगी, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोड आप लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम कैच कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी कम हो रही है, जिस वजह से इलेक्ट्रोड जो है बहुत कम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैच कर पाएगा और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। मतलब आपकी जो सारी वेव्स है वो बहुत स्मॉल स्मॉल देखने को मिलेगी या लो वोल्टेज देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेक्निकल या आर्टिफैक्ट, मतलब टेक्निकली भी टेक्नीशियन की गलती की वजह से भी ये चीज हो सकती है। मतलब पेशेंट जो है, अगर वो पेशेंट नॉर्मल है और अगर जो टेक्नीशियन जो ईसीजी करते हैं, ईसीजी टेक्नीशियन जो होते हैं, अगर वो ईसीजी कर रहे हैं और गलती से जैसे उनसे कैलिब्रेशन की बात करते हैं अपन, तो कैलिब्रेशन यहाँ पे जैसे बढ़ा रहे थे 20 mm कर रहे थे, तो वैसे अगर 5 mm हो जाए तो भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो सकते हैं, लो वोल्टेज हो सकते हैं। तो टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है, मशीन के एरर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट के लो वोल्टेज आ रहा है तो वो जरूर नहीं है कि किसी डिजीज की वजह से ही हो, टेक्निकल एरर की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी में क्या होता है कि जो लंग्स है, ये देखिए, ये जो आपके लंग्स है इनके अंदर क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। जो एल्वेलाइज वगैरह है इनके अंदर क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने की वजह से जो ये लंग्स है ये क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये लंग्स अगर फूल जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोड है और जो हार्ट है उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। बीच में क्या आ रही है, एयर आ रही है, और इनके बीच में क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रोड कम कैच कर पाएगा और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम कैच करेगा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है और जो वेव्स है वो बहुत स्मॉल स्मॉल आपको देखने को मिलेगी, मतलब लो वोल्टेज ईसीजी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे आप हाइपो यानी कमी, थायरोइडिज्म मतलब थायराइड जो हार्मोन है उसकी कमी, T3 T4 की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन की वजह से कमी होने की वजह से क्या होगा कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देखो थायराइड हार्मोन क्या करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल करता है। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो भी आपको बहुत स्मॉल स्मॉल देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेट भी इसमें ज्यादा गेन हो जाता है जिस वजह से भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से आपको देखना है। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर वाइड हो जाए तो क्या होगा, अगर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अगर ये बड़ा हो रहा है तो हाई वोल्टेज, अगर ये छोटा हो रहा है तो लो वोल्टेज। पर अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से कि उसके कारण क्या क्या है वो अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला कारण और सबसे मेन कारण जो है वो ये आपके दो, सबसे पहला है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। मतलब कि आपकी जो लेफ्ट बंडल वाली जो ब्रांच है, ठीक है, जब आपने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। यह आपको समझना है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, फिर राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। अगर आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच या फिर राइट बंडल ब्रांच जो है अगर ब्लॉक हो जाए तो इनके ब्लॉक होने की वजह से आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा भाई, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाती है एवी नोड, आपकी बनती है पी वेव, ठीक है। फिर बंडल ऑफिस, देन बंडल ऑफिस से दोनों बंडल ब्रांचेस और अपने वेंट्रिकल्स के पास, तो आपका बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन आपकी बनती है टी वेव, ठीक है। क्यों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि आपका जो वेंट्रिकल है उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, डिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल तरीके से डिपोलराइजेशन हो रहा है, हार्ट जो है नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पर यहाँ पे देखिए आपका जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर जाएगी, अब राइट में जाएगी, लेफ्ट में तो जाने सरी, इधर जाएगी, राइट में जाएगी। राइट में जाएगी तो राइट वाला तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सही बात है, आपका राइट वेंट्रिकल है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। एंड देन अब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को भी तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चाहिए, जब तक इनको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं मिलेगी तो ये पंप नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा तो बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा, तो इसको भी तो पंप करने की जरूरत है। तो इसको पंप कौन कराएगा, आपको पता है मायोकार्डियम सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो ये कंडक्शन सिस्टम जो है ये ब्लॉक हुआ है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुई है, पर हार्ट की मायोकार्डियम की सेल्स थोड़ी ना ब्लॉक हुई है। ये क्या करेगी, एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल से चौथी सेल से पांचवी सेल से छठी सेल, मतलब एक सेल दूसरी सेल को एक्टिवेट करेगी। जो राइट वाली जो पहले एक्टिवेट हो चुकी है अब वो किसको करेगी, लेफ्ट वाली को एक्टिवेट करेगी।
जिससे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्टिवेट होगा। तो अब जो वेंट्रिकल है वो दोनों अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट हो रहे हैं। पहले क्या होता था, दोनों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक साथ दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे और नॉर्मल एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता था नॉर्मल ड्यूरेशन का। पर यहाँ पर राइट वाला पहले हो गया, देन उसके बाद में राइट वाला किसको कर रहा है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा लेट होगा, तो दोनों का जो डीपोलराइजेशन का टाइम है वो थोड़ा बढ़ गया, ड्यूरेशन जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वो क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। तो आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या देखने को मिलेगा, इसमें ब्रॉड देखने को मिलेगा। सेम चीज राइट की बात करें, अगर राइट में ब्लॉक हो गया तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहले किसके पास जाएगी, लेफ्ट के पास, और फिर लेफ्ट की जो सेल्स है वो किसको एक्टिवेट करेगी, राइट की सेल्स को। तो राइट की सेल्स को एक्टिवेट करेगी तो जो टाइम है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि राइट वाला थोड़ा लेट होगा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के टाइम लगने की वजह से क्या होगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वाइड हो जाएगा। तो दोनों डिजीज के अंदर राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर एक्टोपिक। इन तीनों को एक साथ ही बात करते हैं अपन। देखिए यहां आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे मैंने बताया नॉर्मल हार्ट के अंदर ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जाती है, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर दोनों बंडल ब्रांचेस एंड वेंट्रिकल्स, जिससे क्या होता है आपकी नॉर्मल एक बीट बनती है, नॉर्मल एक PQRST बनते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे वेंट्रिकल की कोई एक सेल है, एग्जांपल ये वाली सेल है, इसने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करने के बाद में किसको दी, इसने वेंट्रिकल को दी। तो अभी नॉर्मल समझना आपको, ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करी, किसको दी, एवी नोड। ये अपनी फर्स्ट बीट है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बीट है। ये फर्स्ट में क्या हुआ, ऐसे नोड से गई एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, वेंट्रिकल, और फिर वेंट्रिकल ने रिपोलराइजेशन किया, ठीक है, नॉर्मल बीट। देन अगेन वापस ऐसे नोड, बंडल ऑफ हिस एंड वेंट्रिकल्स, दूसरी बीट, ठीक है। तीसरी बीट में क्या हुआ, जैसे ये वेंट्रिकल की कोई एक सेल है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करी। जैसे मैंने बताया था कि मायोकार्डियम की क्या है, एक एबिलिटी है कि वो खुद भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट कर सकती है, उसकी क्षमता है। तो जो वेंट्रिकल की कोई एक सेल है, ठीक है, उसने क्या करी, हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करी और किसको दी, वेंट्रिकल को, ठीक है। जब नॉर्मल कंडक्शन के थ्रू काम होता है तो वेंट्रिकल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करता है, दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल ने जैसे इस वेंट्रिकल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स दी तो वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन एब्नॉर्मली करेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं पूरे वेंट्रिकल के अंदर जाएगी। अगर ये समझिए कोई कनेक्शन आपने दे रखा है, ठीक है, तो जहां से आपने कनेक्शन अगर इसको चालू करेंगे तो पूरे जितने जहां पे भी कनेक्शन फैला रखा आपने उनके पास बराबर तरीके से इंपल्सेस जाएगी। पर यहाँ समझिए कोई साइड से कोई कनेक्शन आ गया, ठीक है, तो वो जिस एरिया को पास है उसी एरिया को इंपल्सेस देगा। एग्जांपल यहाँ की कोई सेल होती तो वो इसी एरिया को इंपल्स देती सिर्फ, तो ये जो जिस एरिया को इंपल्स मिल रही है वही कॉन्ट्रैक्ट करता। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल, क्या हो रहा है, एबनॉर्मल। और जब भी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। और जब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो सेल है ये क्या कर रही है, वेंट्रिकल को एक एक्स्ट्रा बीट दे रही है, मतलब नॉर्मल बीट चल रही जैसे 1 2, अब तीसरी बीट में क्या हुआ, इस सेल ने हार्ट वेंट्रिकल को एक एक्स्ट्रा बीट दे दी। एक्स्ट्रा बीट देने की वजह से क्या हुआ, वेंट्रिकल के अंदर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा आ गया। कैसा कॉम्प्लेक्स बना, ये थोड़ा वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। तो ये जो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये क्या कहलाया, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक। क्या कहलाया, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक। ये जो सेल है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बना रही है इसको अपन ने क्या बोला, एक्टोपिक। किसके अंदर है ये, वेंट्रिकल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक। तो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिलता है। अब यहीं पे आपको समझना है, अगर ये एक्टोपिक जो है यहाँ पे तो उसने कितनी बीट दी, 1, अगर ये 100 से ज्यादा बीट देने लग जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिलेंगे। वेंट्रिकल जो है वो कितनी बार बीट करेगा, मोर देन 100 टाइम्स बीट करेगा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होते जाएंगे, आपके वाइड होते जाएंगे, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होते जाएंगे उस, और रेट कितनी रहेगी, मोर देन 100, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, मतलब वीटी, ठीक है। टेकीकार्डिया मतलब रेट का 100 से ज्यादा हो जाना, और किसके अंदर, किसकी रेट हो रही है, वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल की रेट अगर 100 से ज्यादा हो रही है तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिलेंगे एंड रेट मोर देन 100 देखने को मिलेगी, ठीक है। सेम चीज बात करें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, अगर वेंट्रिकल की रेट और भी ज्यादा तेज होने लग जाए, ठीक है, मोर देन 300 हो जाए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने ही ना, मतलब वेंट्रिकुलर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ही ना करे, तो क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जगह आपको ऐसी वेव देखने को मिल जाएगी,
और इनको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं है, आपको एक सिर्फ फ्लटर टाइप या फिब्रिलेशन टाइप वेव्स दिखती है, ठीक है, ऐसे। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर भी आपको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकता है, मतलब बीच बीच में आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिल जाएंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स, मतलब ऐसी ड्रग्स, आप सेकंड ईयर में आपको ये फार्माकोलॉजी आएगी, इसमें आपको पता पढ़ेंगे आपकी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स नाम की एक ड्रग्स होती है। वो क्या काम करती है, सोडियम चैनल्स जो होते हैं हार्ट के, उनको ब्लॉक करने का काम होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, आपके जो फास्ट सोडियम चैनल्स है उनको ब्लॉक करती है। देखिए, जब आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा था कि जो फेज जीरो है वो किस वजह से बनती है, कि सोडियम जो है वो क्या करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सेल की क्या होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और सेल क्या करती है, डिपोलराइजेशन करती है, और क्या बनती है आपकी फेज जीरो, ठीक है। और जो पोटेशियम है वो आपके हेड से बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि सेल के अंदर क्या बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, और सेल क्या करेगी, वापस रिपोलराइजेशन करेगी। सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, सेल क्या करेगी, रिपोलराइजेशन। उस वजह से कौन सी फेज बनती है, फेज 3, ठीक है। तो यहाँ पे सीन है। अब अगर आपके सोडियम चैनल्स को क्या किया जाए, ब्लॉक किया जाए, मतलब दो टाइप के सोडियम चैनल्स, फास्ट और स्लो। तो जो फास्ट वाले सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या होगा, बाहर से जो पोटेशियम आ रहे हैं, सोडियम आ रहे हैं, वो थोड़ा स्लो आएंगे वेंट्रिकल के अंदर और वेंट्रिकल की सेल्स के अंदर। और वेंट्रिकल की सेल्स जो है, पहले देखो आपको पता है सोडियम जो है बहुत फास्ट अंदर की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको समझना है, जो सोडियम है वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं सेल के अंदर, और बहुत तेजी से आते हैं। तेजी से आने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन, जो डिपोलराइजेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, तेज हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है, ये जो फास्ट सोडियम चैनल्स है उनको थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं जो ड्रग्स है। ऐसी ड्रग्स जो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही हो, तो वो ड्रग्स अगर पेशेंट को देंगे तो क्या होगा, सोडियम जो बाहर से आ रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, थोड़े कम सोडियम आएंगे और स्लो तरीके से आएंगे, जिससे क्या होगा, जो डिपोलराइजेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जितना स्लो होगा उतना टाइम लगेगा, भाई कॉन्ट्रैक्शन को होने में टाइम लग रहा है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स देने की वजह से भी आपका क्या हो सकता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपरकेलेमिया। हाइपर यानी ज्यादा, केलेमिया यानी पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा होने की वजह से भी आपकी क्या हो सकता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो सकता है। पर ये किस कंडीशन के अंदर होता है, जब जो है बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरकेलेमिया हो जाए। सीवियर हाइपरकेलेमिया में कैसे, भाई आपको मैंने बताया पोटेशियम क्या काम करता है, हार्ट को रिपोलराइजेशन कराने का काम करता है। मतलब रिपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, पोटेशियम की वजह से। अगर ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम होगा, अगर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, सीवियर वाली कंडीशन की बात चल रही है, अगर बहुत ज्यादा पोटेशियम चैनल्स हो जाते हैं, तो जो सोडियम चैनल्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, या बंद हो जाते हैं, या इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब बहुत जो, जैसे ये एक्टिव है अभी, तो पोटेशियम ज्यादा होने की वजह से सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। अब इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, जो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे वो कम आएंगे, ठीक है। सारे इनएक्टिव नहीं होते, कुछ इनएक्टिव, एक्टिवेट जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो बाहर से जो सोडियम आ रहे थे वो कम आएंगे। अब सोडियम अगर कम आएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन अगर स्लो होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड हो जाएगा। भाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और कॉन्ट्रैक्शन जितना जल्दी होगा उतना फास्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। पर यहाँ पे सोडियम चैनल्स इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, कि कॉन्ट्रैक्शन जो है थोड़ा स्लो होगा, और स्लो होने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो हाइपरकेलेमिया के अंदर भी आपको क्या है, जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम। आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम का मतलब क्या है, अगर वेंट्रिकल जो है आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करें, मतलब आपकी जो वेंट्रिकल्स की सेल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करें, पर कितनी करें, 40 से कम। मतलब आपकी जो वेंट्रिकल की रेट है वो कितनी रहे, 40 से कम। मतलब वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन तो कर रहा है पर बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। और आपको पता है, मैंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्शन के थ्रू होती है, पूरे पाथवे के थ्रू होती है, तो वेंट्रिकल पूरा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करता है। पर अगर ये किसी पाथवे के थ्रू नहीं हो रही, मतलब एग्जाम्पल लीजिए, किसी इस सेल ने इलेक्ट्रिक इंपल्स दे दी, कभी इस सेल ने इलेक्ट्रिक इंपल्स दे दी, कभी इस सेल ने इलेक्ट्रिक इंपल्स दे दी, तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है, एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन करता है। और जब एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है उसकी ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है। तो आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम के अंदर भी आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेस मेकर के अंदर। पेस मेकर के अंदर क्या होता है,
कि एक आर्टिफिशियली पेसमेकर हार्ट के अंदर लगाया जाता है, जो क्या करता है उसकी, जैसे ये आपका पेसमेकर लगा दिया तो इस पेसमेकर की जो लीड्स है वो वेंट्रिकल के अंदर लगाई जाती है। अब क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर लगाएंगे तो वेंट्रिकल जो है उसकी सेल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलेगी। और यहाँ पे आपको देखो समझना है, यहाँ पे पॉइंट है उसको समझना है कि ये आपकी वेंट्रिकल की सेल्स है, ठीक है, और ये भी आपकी वेंट्रिकल्स की सेल्स है। एग्जांपल लीजिए, ये आपका कंडक्शन पाथवे, अगर यहां से जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेज रहा हूं, ठीक है, तो ये पूरे पाथवे के थ्रू जा रही है, तो क्या होगा, इन सबको एक साथ मिलेगी और एक कॉन्ट्रैक्शन जल्दी करेंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस सेल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दूं तो ये इसको देगी, फिर इसको देगी, फिर इसको देगी, तो ये क्या है, एक सेल से दूसरी सेल, मतलब मसल्स के थ्रू हो रहा है पूरा कॉन्ट्रैक्शन। और मसल्स के थ्रू जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोड़ा स्लो होता है, पाथवे के थ्रू जब भी काम होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। अब वेंट्रिकल जितना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उतना जल्दी बनेगा, जितना स्लो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है, उतना वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अगर सेल से सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब सेल से सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। तो जो पेसमेकर लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, कंडक्शन पाथवे के थ्रू नहीं लगाते, मतलब जैसे ऐसे नोड ईवी नोड बना इनके अंदर नहीं लगाते, वो सीधा वेंट्रिकल के अंदर डाल देते हैं। तो वेंट्रिकल जो है एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल, ऐसे जैसे मान के चलो इस सेल को इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिली तो ये अगली को, ये अगली को, ये अगली को, तो ऐसे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स मसल टू मसल जाती है, जिस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन बढ़ा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। तो पेसमेकर के अंदर भी आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरिएबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें उससे थोड़ी सी आपको डिफरेंट टाइप की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर देखने को मिलते हैं तो उनको बोलते हैं वेरिएबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो वेरिएबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं टोरसाडे डी पॉइंट, टोरसाडे डी पॉइंटस, इसको पॉइंटस बोलते हैं, ठीक है। टोरसाडे डी पॉइंटस, इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकल जो है वो इतना तेज बीट करता है, मोर देन 250 बीट पर मिनट बीट करता है। कैसे करता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है, कितनी करती है, मोर देन 250 बीट पर मिनट, ठीक है, 250 बीट पर मिनट। और आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये बेसलाइन आपकी, तो इस बेसलाइन से ट्विस्ट होने लग जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टोरसाडे डी पॉइंटस। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो शेप है वो आप देखिए थोड़ी चेंज हो गई बिल्कुल, मतलब ये आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लगेंगे ही नहीं, तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की चेंज होने की, शेप चेंज होने की वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो वेरिएबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पहला कारण क्या है, टोरसाडे डी पॉइंट। अगर इसकी रेट और भी ज्यादा हो जाए, वेंट्रिकल की रेट और भी ज्यादा हो जाए, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, आगे बनेंगे नहीं, मतलब इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, टोरसाडे डी पॉइंट और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। टोरसाडे डी पॉइंट के अंदर क्या होता है, रेट जो है मोर देन कितनी हो जाती है, 250, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, ट्विस्ट होने लग जाते हैं, मतलब ऐसे एक दूसरे से चिपकने से लग जाता है। पर यहाँ पे क्या, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है बनते ही नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन सा है। वेंट्रिकल जो है बीट नहीं करता, सिर्फ फिब्रिलेट करता है, वाइब्रेट करता है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीफॉर्म वेंट्रिकुलर एक्टोपिक। मल्टीफॉर्म वेंट्रिकुलर एक्टोपिक का मतलब क्या देखो, मल्टीफॉर्म वेंट्रिकुलर एक्टोपिक का मतलब जैसे मैंने बताया यहाँ पे वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक का आपको समझ में आया कि वेंट्रिकल की कोई जो सेल है, एक इस सेल ने वेंट्रिकल को एक बीट दी जिससे वेंट्रिकल का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलग बना, ठीक है। अब मान के चलो एक सेल और है, उसने भी वेंट्रिकल को बीट दी, तो यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शेप थोड़ी अलग हो गई। तो दोनों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही, मतलब दोनों किसकी वजह से हो रही है, एक्टोपिक की वजह से। कहां पे हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर। शेप जो है क्या हो गई, अलग अलग, तो मतलब मल्टीफॉर्म, मतलब अलग टाइप की। जो एक्टोपिक है, दोनों अलग अलग एक्टोपिक होने की वजह से जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसकी शेप जो है हर बार चेंज होती जा रही है, अलग अलग होती जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीफॉर्म वेंट्रिकुलर एक्टोपिक। तो मल्टीफॉर्म वेंट्रिकुलर एक्टोपिक के अंदर भी जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो शेप है वो क्या हो जाती है, अलग प्रकार की हो जाती है, इसलिए अपन इसको किसमें लिखते हैं, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पे अपन ने पढ़ लिया हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेरिएबल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब अपन बात करते हैं नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर नैरो हो जाए, ठीक है, नैरो मतलब अगर 0.10 सेकेंड इससे लेस हो जाए तो अपन उसको बोलेंगे नैरो बोलते हैं, ठीक है। तो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस किस कंडीशन के अंदर
हो सकता है। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान से एक चीज समझनी है पहले। अगर ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे मान के चलिए 60 से 100 के बीच में आती है, तो किसके पास आएगी? एवी नोड के पास। एवी नोड उस इंपल्सेस को किसके पास भेजेगा? वेंट्रिकल्स के पास, बंडल ऑफ इसके पास, और फिर बंडल ब्रांचेस और वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आपकी पी क्यू आर एस टी सब कुछ नॉर्मल बनेगा। पर अगर एवी नोड के पास, मतलब जो मेन जंक्शन है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, क्या है? एवी नोड। अगर इस एवी नोड के पास मोर देन 100 आए तो एवी नोड नीचे कितनी भेजेगा? 100 से ज्यादा भेजेगा। वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितनी ज्यादा रेट उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्शन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उतना नैरो होता जाएगा। तो जो फर्स्ट अपन बात करते हैं साइनस टैकीकार्डिया, उन दोनों को आप छोटी पहले बात करते हैं साइनस टैकीकार्डिया की। साइनस टैकीकार्डिया मतलब अगर ऐसे नोड मोर देन कितनी जनरेट करे? 100 से ज्यादा। तो मोर देन अगर 100 से ज्यादा जनरेट होगी तो एवी नोड के पास भी कितनी जाएगी? 100 से ज्यादा। फिर बंडल ऑफ इसके पास भी कितनी जाएगी? 100 से ज्यादा। और वेंट्रिकल जो है कितनी बार बीट करेगा? 100 से ज्यादा। तो वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी बीट करेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन हो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन जो है कम हुई, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सिकुड़ गया, उसको क्या बोलेंगे? नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो पहला कॉज क्या है? साइनस टैकीकार्डिया। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देखो यहां पे आपको समझना है, सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, वेंट्रिकल से ऊपर होने वाले टैकीकार्डिया। मतलब मान के चलो एट्रिया में कोई सेल है, उसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करी और किसको दी? बंडल ऑफ इसको। ठीक है, कितनी दी? मोर देन, अगर मान के चलो 150 दे रही है या 200 दे रही है या 250 दे रही है, 300 दे रही है, जितनी भी दे रही है। ये तो एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे आपको कितनी दे रही है? 150 बीट पर मिनट। मतलब एट्रिया से कोई सेल है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किसको बना के दे रही है? एवी नोड को। एवी नोड के पास कितनी आएगी? 150। एवी नोड किसको भेजेगा? बंडल ऑफ इसको। और किसको देगी इंपल्सेस? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल को कितनी मिल रही है? मोर देन 150 बीट पर मिनट। कौन दे रहा है? एट्रिया। तो इंपल्सेस जनरेट कहां से हो रही है? एट्रिया से। और रेट किसकी बढ़ रही है? वेंट्रिकल्स की। तो इसको क्या बोलेगा? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है? वेंट्रिकल की रेट जो है मोर देन कितनी हो जाती है? 150 बीट पर मिनट। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है, वेंट्रिकल जो है थोड़ा तेज बीट करता है, फास्ट बीट करता है। फास्ट बीट करने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन कम हो जाती है। तो दूसरा कारण क्या है? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तीसरी बात करते हैं अपन एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? एट्रिया के अंदर बहुत सारी सेल्स जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करके किसको देती है? अपने एट्रिया को। फिर देती है एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ इस। अब क्योंकि एट्रिया से जो है बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, कितनी? मोर देन 300। एट्रिया से कितनी इंपल्स आएगी? 300। 300 किसके पास जाएगी? एवी नोड। फिर किसके पास जाएगी? बंडल ऑफिस। बंडल ऑफिस से दोनों वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स की रेट कितनी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी बीट करेंगे। फास्ट बीट करने की वजह से क्या होगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? नैरो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि एट्रिया के अंदर क्या होता है? एक रीएंट्री सर्किट बन जाता है। रीएंट्री सर्किट बनने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हो किसके अंदर घूमती रहती है? बार बार एट्रिया के अंदर। और एट्रिया के अंदर घूमने की वजह से क्या होगा? वो इंपल्सेस किसके पास जाती है? एवी नोड। एवी नोड से बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस से वेंट्रिकल। तो एट्रिया से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आने की वजह से वो किसके पास जाती है? एवी नोड, बंडल ऑफिस, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल थोड़ा फास्ट बीट करेंगे और फास्ट बीट करने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? नैरो बन जाएगा। मतलब मेनली किस वजह से हो रहा है? वेंट्रिकल की रेट बढ़ने की वजह से, वेंट्रिकल फास्ट बीट करने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी दिख रहे हैं एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, साइनस टैकीकार्डिया, ये सब किसके पार्ट्स है? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्योंकि कहां पे हो रही है? एट्रिया के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जंक्शनल टैकीकार्डिया। तो जंक्शनल टैकीकार्डिया मतलब क्या है कि आपका जो ईवी नोड है, ये अगर मोर देन 100 या मोर देन 60 बीट पर मिनट जनरेट करे, मतलब अगर जो आपका ईवी नोड है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ज्यादा जनरेट करे। भाई आपको पता है नॉर्मली ऐसे नोड करता है, पर ऐसे नोड के बजाय कौन करे? ईवी नोड। और ईवी नोड भी कितनी करे? ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करे। और जनरेट करने के बाद में किसको दे? अपने वेंट्रिकल्स को। तो वेंट्रिकल की रेट वैसे बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और फास्ट होने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। तो जंक्शनल टैकीकार्डिया की वजह से भी आपकी क्या हो सकता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। मल्टीफोकल, देखो यहाँ पे आपको समझना, मल्टी यानी ज्यादा, फोकल यानी फोकाई या फिर एक्टोपिक। तो बहुत सारे फोकाई होने की वजह से क्या हो रहा है? एट्रियल टैकीकार्डिया। मतलब एट्रिया के अंदर बहुत सारी सेल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करेगी। किसकी रेट बढ़ा देगी? अपने एट्रिया की। किसको देगी? एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फिश, फिर वेंट्रिकल। तो बहुत सारी सेल्स से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाएगी, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फिश, फिर वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल की रेट बढ़ जाएगी। वेंट्रिकल की रेट बढ़ी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं एवी नोडल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया, जिसको अपन बोलते हैं AVNRT। AVNRT का मतलब देखो, एवी नोडल मतलब एवी नोड के पास, जैसे एग्जांपल ये एवी नोड है, तो इसके अंदर क्या बन जाता है, री एंट्री सर्किट, मतलब एक सर्किट बन जाता है। सर्किट बनने की वजह से क्या होगा, बार बार इंपल्सिस जो है, जैसे ये अपना एवी नोड है, ये अपना एवी नोड है, ठीक, ये अपना बंडल ऑफ है और फिर ये वेंट्रिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सर्किट बन जाता है। सर्किट बनने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बार बार एवी नोड के अंदर घूमेगी। री एंट्री सर्किट मतलब बार बार री एंट्री हो रही है उसकी, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बार बार घूमेगी, किसके पास जाएगी, बंडल ऑफ के पास और फिर वेंट्रिकल्स के पास। तो वेंट्रिकल थोड़ा ज्यादा तेज बीट करेंगे, जल्दी बीट करेंगे, क्योंकि इंपल्सेस ऊपर से बन के आ रही है, तो वेंट्रिकल जल्दी बीट करने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया। एट्रियोवेंट्रिकुलर रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया में क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक्स्ट्रा कनेक्शन बन जाता है, रीएंट्री सर्किट बन जाता है। जैसे ये एट्रिया है, एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इंपल्स वेंट्रिकल, फिर वापस एट्रिया, फिर वेंट्रिकल, फिर एट्रिया, फिर वेंट्रिकल। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक्स्ट्रा पाथवे बनने की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल के पास जल्दी बीट आती है, तेज बीट आती है सर्किट बनने की वजह से, और जिस वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल की रेट बढ़ जाती है। वेंट्रिकल की रेट बढ़ने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मल इन चिल्ड्रंस एंड थिन एडल्ट्स। जो पतले लोग रहते हैं और जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है नैरो देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनकी रेट थोड़ी ज्यादा होती है, रेट ज्यादा होने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन कम हो जाती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है, नैरो देखने को मिलता है। और पतले लोगों के अंदर भी आपको जो है ये सेम चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको जो भी डिजीज दिख रही है, इनको आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है। ये एक एक डिजीज आपके आगे जो है, जैसे जैसे लेक्चर आगे चलते जाएंगे अपन, वैसे वैसे इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें बाद में डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। जितनी भी आपको ये डिजीज दिख रही है, इन सारी डिजीज को, एक एक डिजीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में, एक एक डिजीज टॉपिक को लिया जाएगा समझने के लिए। तो ठीक है, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना सारा टॉपिक जो है कैसे समझेंगे कैसे नहीं। अभी सिर्फ आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं कि जो है हाई वोल्टेज जो है उसके होने के कारण क्या है, लो वोल्टेज होने के कारण क्या है, वाइड होने के कारण क्या है, वेरिएबल होने के कारण क्या है और नैरो होने के कारण क्या है। पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा कि आप एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लिखिए, ठीक है। तो आपको उन एब्नॉर्मलिटीज में जो भी एब्नॉर्मलिटीज, जैसे 5 एब्नॉर्मलिटी है तो इनके नाम लिखने हैं और इनके होने वाले कॉजेस के नाम लिखने हैं, दैट्स इट, ठीक है। इन एक एक डिजीज को अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इनको आगे से देखेंगे और आपको कोई भी अगर डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड या पहले के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।